आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा रूबरू होने का मकसद जो है वो ये है कि 23 तारीख को हमारे हाई स्कूल प्राणों में एक पब्लिक दरबार हुआ, जिसमें हमारी डीडीसी वाइस पर्सन मैडम संगीता भगत थी और बाकी अफसर हजरात भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। बहुत सारी बातों पे वहाँ पे डिस्कस हुई और हमें भी मौका मिला अपनी बात रखने का। तो जो आवाम के मसाइल थे, जो आवाम की मुश्किलात थी, जो लोगों ने हम तक अपनी बात पहुंचाई थी, हमने उस पब्लिक दरबार में वो लोगों तक पहुंचाई। लेकिन कुछ रिएक्शन उसके बाद उन बातों पे देखने को मिला और दूसरे ही दिन यहाँ पंचायत की तरफ से एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि आवास प्लस में जो मकान लोगों को मिले हैं उनको कटाने के लिए यहाँ पर एक टीम जो है वो सामने आई है जो उन लोगों को कटा रहे हैं। लिहाजा आज मेरी उन लोगों से गुजारिश है, मोहतबाना अपील है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे भी कन्फर्म करें। और आज हम भी यह बात आपके सामने रखते हैं कि ना हमने एक साल पहले किसी के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दी है और ना ही आज हम किसी के ख़िलाफ़ हैं कि किसी गरीब को मकान ना मिले। लेकिन हमारी उस आवाज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमने वहाँ पे बोला इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो उस वक़्त केस सैंक्शन हुए हैं उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी आड़ में वो उन बाकी 70-80 लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये बोला जा रहा है। हमारे टाइम में या हमारे वक्त में जो भी केसेस आते थे वो पूरी पंचायत के सामने एक लिस्ट होती थी और पूरी पंचायत को एक पता होता था कि मकान किसको मिला, किसको देना है। लेकिन आज के दौर में रोज़ाना लिस्टें चेंज होती हैं, रोज़ाना उसमें तरमीम होती है और रोज़ाना एक नई नई लिस्टें मंजर आम पर आती हैं जिससे आवाम परेशान है। और रोज़ाना लोगों को बुलाया जाता है कि आज आप ये दीजिए, आज आपके साथ ये हुआ, आज ये हुआ। लिहाजा हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि पूरी पंचायत में हम किसी के मकान के कटाने में के हक़ में नहीं हैं। वो चाहे बिताल का हो, चाहे जगड़ोद का है, चाहे प्राणों का है, चाहे शाहपुरा का है। लेकिन हमारी गुजारिशात ये रहेंगी कि हमें अफसोस इस बात का हुआ कि एक लिस्ट पंचायत इजरा करती है जिसमें 26 लोगों को काटा जाता है और पंचायत रेजोल्यूशन डालती है कि इन लोगों को काट दिया जाए। और सबसे पहले किसको काटा गया? जहां पे रूरल हट बना, उसके पीछे जो ज़मीन थी उन ज़मींदारों से ना उस वक्त ज़मीन ली गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ठेकेदारी खुद की। लेकिन जब उनके आवास प्लस में मकान आए, उनके 4 मकान आए, उनके चारों के 4 मकान काट दिए गए। उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, ना रूरल हट का बेनिफिट मिला, ना आवास प्लस का बेनिफिट मिला। हम यह आवाज़ उठाते हैं कि अगर शबीर को नहीं देना था, बशीर को नहीं देना था, फरीद को नहीं देना था, तो क्या फारूक साहब ने अपने लड़के को देना था? हमारी ये गुजारिश है कि इन बातों को हटाया जा रहा है। और पिछले साल यहाँ पे हम बहाला दफ्तर में गए, हम 5-7 आदमी, वहाँ पे पंचायत को भी बुलाया गया और काफ़ी हंगामा आराई वहाँ पे हुई। पिछले साल एक कौ शेड प्राणों में आया, पूरी लोगों ने, पूरी हमारी टीम ने बीडीओ साहब से गुजारिश की, पंचायत से गुजारिश की कि ये कौ शेड जो है ये शाहनवाज को दिया जाए, जो शाहनवाज शाहपुरा में रहता है। लेकिन ना पंचायत ने हमारी बात सुनी, ना डिपार्टमेंट ने हमारी बात सुनी और आखिर वो कौ शेड सरपंच साहब ने अपने घर में बनाया और उसी लड़के को आज आवास प्लस में ही मकान मिलता है। और आज हमें पंचायत के लोग ये कहते हैं कि आपने न्याज के लिए क्या किया? हमने तो जद्दोजहद की थी, हमने तो लड़ाई लड़ी थी उस वक्त भी कि शाहनवाज को एक कौ शेड दिया जाए, जिसके 4 घोड़े पिछले साल बारिश में मर गए मकान ना होने के कारण। लेकिन उस वक्त उसको नहीं दिया गया, उस वक्त कौ शेड को वहाँ बनाया गया। आज पंचायत ये कह रही है, पंचायत के कुछ लोग ये कहते हैं कि परवीना को और नज़ीर साहब की मिसेस को अपने टाइम में उन्होंने क्या दिया। मैं ये बात सबके सामने आया नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे आज करवाया जा रहा है कि उनके लिए आपने क्या किया। जो मैंने उस टाइम उनके लिए किया है वो खुद बताएंगे, उन्हीं लोगों को पता होगा कि उसने हमारे लिए क्या किया।
उस वक्त IAY में एक केस आता था और जो पूरी रेवाड़ा से नाईडांगरी से लेकर जगड़ोत तक दे रहा था। मैंने पहला केस फुंगोता में दिया, दूसरा केस जगड़ोत में दिया, तीसरा केस मासरी में दिया, चौथा केस थिरडू में दिया और पांचवा केस भी मैंने शेखपुरा में दिया। ये 5-6 केस मेरे टाइम में आए जो मैंने दिए। प्राणु वार्ड में मैंने कोई केस नहीं दे पाया, मैंने ऊपर के वार्ड वालों को एक एक केस दिया। लेकिन जो ये कह रहे हैं लोग आज कि परवीना को इसने क्या दिया, शमशादा को इसने क्या दिया, मैं ये पर्दा नहीं उठाना चाहता था किसी से, लेकिन ये लोग मुझसे कहलवा रहे हैं आज। लेकिन जो मैंने उनके लिए करना था मैंने उस वक्त किया। और जब मैंने चेक लाए, मैं चेक लेकर उनके घर नहीं गया, मैंने चेक किसी तीसरे आदमी के हाथ उनके घर भेजे और उनसे कहा कि जाके ये उनको दे दो चेक और उनको कहो ये पैसा ड्रा करें और अपना मकान बनाएं। लेकिन ये 10 साल इस चीज़ पर पर्दा था। आज ये लोग यही लोग पर्दा उठा रहे हैं पंचायत वाले कि किसी की मदद पे या किसी की इमदाद पे पर्दा उठाया, ये इन लोगों का काम है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे शाहपुरा में एक हिंदू भाई है, उसका मकान कटवा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब उसका जियो टैग नहीं हो रहा था तो कौन लोग थे जिन्होंने राजेश का जियो टैग कराया? पंचायत तो उसके खिलाफ थी। उस वक्त हमारे आदमी थे जिन्होंने उसको GRS को घर लिया और उससे जियो टैग करवाया और एक स्पेशल ऑर्डर निकवाला वीडियो भाला से कि जाके जो जनवन केस है उनके जियो टैग करवाए और राजेश जी का जियो टैग जो है हमने करवाया। आज ये लोग उसके ज़्यादा करीबी बनते हैं, ये लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं। और आज की डेवलपमेंट की बात मैं जब करूँगा, आज ये कहते हैं कि ये नियाबत जो प्राणों में लाई, इसमें पटवार घटका कम है, इनको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि पहले आप ये बताइए कि पटवार खाना लाया किसने, ये नियाबत प्राणों में लाई किसने, किसके दौर में नियाबत आई? आज आप कोई गांव कट गए हैं तो वो नहीं ला सकते हो आप। हमने तो नियाबत ला के दी प्राणों में, हमने तो एग्रीकल्चर दफ्तर लाया प्राणों में, हमने तो हाई स्कूल लाया प्राणों में, हमने तो 250 kV ट्रांसफार्मर प्राणों में लगाया, हमने तो 100 kV ट्रांसफार्मर शाहपुरा में लगाया। हमारे दौर में नाईडांगरी गाड़ी पहुंची, हमारे दौर में फुंगोता गाड़ी पहुंची, हमारे दौर में मासरी रिवाड़ा जगड़ोत गाड़ी पहुंची। क्या ये लोग ये काम नहीं है? आवाम के सामने जो बात सामने आए वो बात कम से कम सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी बात भी कही गई कि अशरफ ये कह रहा है कि अब यहाँ से उन मकानात को उठाइए, दुकानों को उठाइए, उनको उठाइए, इसको उठाइए। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक एप्लीकेशन जो मेरे हाथ में है, एक एप्लीकेशन जो मेरे हाथ में है तहसीलदार साहब डोडा को दी जाती है और जो बजरिया गुलाम मुस्तफ़ा और मोहतरम हसामुद्दीन साहब देते हैं कि यहाँ पर कुछ मकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना मुआवजा लिया है और कुछ खुद गर्ज इंसान यहाँ पे रह रहे हैं जो अपनी दुकानें और मकानात अभी नहीं उठा रहे हैं। एप्लीकेशन ये लोग दें और इल्ज़ाम हम पे लगाएं कि ये लोग आपको उठाने लगे हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है, आप मुझसे ले सकते हैं, आप इसको दे सकते हैं कि ये किन लोगों ने एप्लीकेशन दी और कहाँ दी और नायब साहब के दफ्तर में पड़ी है। लेकिन ये कहना कि जनाब ये अशरफ आपके पीछे पड़ा है, मुझे इन बातों पे बड़ा अफसोस हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जब हमारी पंचायत बनी उस वक़्त नाईडांगरी से लेकर जगड़ोत तक हमारी हदूद थी और 50,000 रुपया हमारी पंचायत की बजट थी। वो 50,000 रुपया नाईडांगरी से लेकर फुंगोता से लेकर बुब्बा बुडोना से लेकर बिताल मासरी थिरडू जगड़ोत तक हमने लगाना था। लेकिन हमने उसको भी बराबर शेयर हर गांव को दिया, हर मोड़े को दिया। और उसी दौरान में हमने जो एक बहुत बड़ा काम किया वो एजुकेशन सेक्टर का था। हमने प्राणु हाई स्कूल बनाया, इसके साथ साथ फंगोता को मिडिल स्कूल बनाया जो प्राइमरी स्कूल था और मासरी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल नाईडांगरी में खोला, प्राइमरी स्कूल बुडोना में खोला, प्राइमरी स्कूल गुजर बस्ती में खोला, प्राइमरी स्कूल थिरडू में खोला और प्राइमरी स्कूल जगड़ोत में खोला जो बाद में हमने मिडिल स्कूल बनाया। मेरे दौर में 22 लड़के RET के तहत लगे जो आज परमानेंट हैं और आज लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरे दौरान में 6 आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ पे पहले ही मौजूद थे, 3 हमने नए लाए, एक शाहपुरा में दिया, एक रोंडा में दिया और एक ऊपर थिरडू में दिया। तो उस वक्त भी 6 लड़कियां उसमें एडजस्ट हुई। सड़कों की बात हो,
स्कूलों की बात थी या बिजली की बात थी, हमने हर सेक्टर में उस वक्त अपने आप को आगे लाया। अगरचे पंचायत की तरफ से हमें फंड्स कम मिल रहे थे, लेकिन बाकी सेक्टर में हमने लोगों को पीछे नहीं रखा, हमने लोगों को आगे लाया। ये काम लोगों को दिखते नहीं है, और आज वो अगर कहीं पे कुछ थोड़ी सी काम कर लेते हैं तो उसको हाईलाइट करते हैं, उसके लिए रिबन काटते हैं। हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, लोग खुद जानते हैं कि किसके दौर में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। मेरी दौर में मुझे एक सबसे बड़ी खुशी है जो मैंने अपने टाइम में काम किया, वो ये है कि मैंने 400 लोगों को उस वक्त पेंशन लगाई, और उसमें रिवाड़ा के लोग, मालनाई के लोग, मासरी जगड़ौत के लोग, प्राणवर काहिला दबड़ा के लोग भी शामिल हैं। और कोई आदमी मुझे ये बोले कि मैं एप्लीकेशन लेकर उनके घर गया, मैं किसी फॉर्म लेकर उनके घर गया, लेकिन मैं घर से ही पता करता था कि किस घर में बुजुर्ग है, किस घर में विडो है, किस घर में महिला है, उसका पेंशन लगाना वो मेरी ज़ाती जिम्मेदारी बनती थी, और जो मैंने उस वक्त किया। हमने लोगों के सामने वाहवाही नहीं की, हमने काम बहुत किए, बहुत सारे काम हमने किए, लेकिन उस वक्त हमारे कामों में एक अड़चन बनती थी। हम उस वक्त भी शाहपुरा के लिए लोड लेने के लिए तैयार थे, लेकिन शाहपुरा को लिए जब भी हमने रेजोल्यूशन डाला, जब भी हमने कोई प्लान बनाया, उसी वक्त ये लोग जनाब अली वहां बूटे लगाने शुरू कर देते थे 0 पॉइंट पर। उसी वक्त प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे कि ये अजीम शाह के लिए रोड जा रही है, ये उसके लिए रोड जा रही है। ये बारहा हम लोगों को कहा है, और ये लोग भी सब जानते हैं। आज जो लोग ये कहते हैं कि हमने इन भाइयों का झगड़ा था 50 साल का, वो खत्म किया, मुझे हैरानी होती है। एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि हम 12-13 साल से प्राणों में आए हैं, और दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि 50 साल का झगड़ा था, तो क्या इनको मां के पेट में पता था कि इधर भाइयों का झगड़ा चल रहा है? मेरे बाप को मरे हुए 20 साल हो गए, लेकिन 30 साल तो मेरा बाप जिंदा रहा। क्या उसके दौर में ये झगड़ा था? और झगड़ा मिटाने वाले ये कौन लोग होते हैं? जबकि उस सड़क का रिबन मैंने खुद काटा, मैं वहां खड़ा था, मैंने डायरेक्शन बताई, लेकिन उस डायरेक्शन के मुताबिक रोड को नहीं बनाया गया। आज रोड बनी, लेकिन रोड काबिल इस्तेमाल नहीं बनी है। ये मैं वक्त आने पर इन लोगों को बताऊंगा कि रोड का काम क्या होता है और रोड किस लिए बनाई जाती है। रोड इसलिए बनाई जाती है कि उस पर गाड़ियां चलें, रोड इसके लिए नहीं बनाई जाती है कि सड़क है तो बस हो गया काम। तो ये चीज़ें जो बातें आपके सामने रखनी थी, मैं आज की इस वीडियो के ज़्यादा से लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपके घरों में आकर लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम यहाँ पर रहते हैं, आप हमसे पहले कन्फर्म कीजिए, हमसे पूछिए कि आपने क्या बात बोली, क्या नहीं बोली। हाँ, एक बात हमने की थी, हमने पिछले साल बाला में एक RTI लगाई थी, उसमें हमने ये मांगा था दफ्तर से कि हमें 3 वार्डों का रिकॉर्ड चाहिए, प्राणु वार्ड का, शाहपुरा वार्ड का और शेखपुरा वार्ड का, वार्ड नंबर 3 का। लेकिन 3 महीने टरकाने के बाद ब्लॉक बाला ने हमें वो रिपोर्ट नहीं दी, और बल्कि एक चिट्ठी निकाली हमारे लिए कि आप 5,000 रुपया बाला में जमा कराएं। जब हम 5,000 रुपया लेकर बाला में पहुंचे तो पूरे दफ्तर के लोगों को मैंने तरले किए कि ये पैसा ले लो और हमें वो रिपोर्ट दे दो। एक ने दूसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने 5वें के पास भेजा, किसी आदमी ने हमसे पैसा नहीं लिया। और BDO साहब ने भी इसमें आनाकानी की और जनाब उस मसले को दबा लिया, ना हमसे पैसा लिया और ना हमको रिपोर्ट दी। यही बात एक हमारे साथी ने वहां पर बोली कि भाई रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता है, तो उसी रिकॉर्ड की वजह से यहाँ पे बार बार हंगामा होता है और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मेरी जो सरपंची रही वो 2001 से 2005 तक रही है, लेकिन मुझे 20 साल 21 में भी उस 5 साल का हिसाब आज मांगा जा रहा है। मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ डिपार्टमेंट से, मैं आज भी BDO बाला से गुजारिश करूँगा कि आपको वो रिपोर्ट मंजर आम पर लानी होगी, जिसमें हमने प्राणु, शाहपुरा और शेखपुरा वार्ड का रिकॉर्ड मांगा है। आप वो रिकॉर्ड हमें दे दीजिए कि उसमें कितने काम हुए, काम किसने किया और अमाउंट कितना था, ताकि हम लोगों को बता दें कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है लोगों के सामने आ जाएगा। आज बड़े अफसोस की बात है, आज इतने काम अगर हो रहे हैं, पंचायत कर रही है, लेकिन उसी काम को सैंक्शन आती है जो काम पंचायत ने खुद करना होता है। जो काम लोग कहते हैं हमने करना है, प्लान में वो काम होता है, लेकिन जब वेट करना होता है प्लान, उस काम को काट दिया जाता है। आज अगर गोहिनाली नज़ीर का डंगा लगा तो सरपंच ने खुद काम किया। आज अगर PHE फारो का लैंड लेवलिंग हुई तो सरपंच ने काम किया। आज अगर
तालुब साहब के नाले में डंगा लगा तो सरपंच ने काम किया। आज अगर हनीफ साहब के जमीन में डंगा लगा तो सरपंच ने काम किया। ये मैं आज की बात बताता हूं। और पिछले साल 14 काम पंचायत वालों ने किए, यहां तो किए, और गुजर बस्ती में जाकर भी वहां ग्राउंड बनाया तो काम सरपंच साहब को। एक साल ग्राउंड बना, दूसरे साल उसके रिपेयरमेंट लाई, उस रिपेयरमेंट में 3 लाख रुपया लगा, लेकिन काम सरपंच साहब को। अपने काम ये लोग गिनते नहीं है और हमारा कब्रिस्तान ये याद करते हैं। मैं आज लोगों को कहता हूं कि आप जाइए, प्राणों के कब्रिस्तान में भी काम हुआ है उसको भी देखिए, और मेरे कब्रिस्तान शाहपुरा में भी काम हुआ आप उसको भी देखिए। कब्रिस्तान हम खरीदें, स्कूल हम खरीदें, पैसा हम दें, और काम फिर इन लोगों को दें हम कि आओ आप यार ये ज़मीन खरीद के दी हम, आप काम करो। ये बड़े अफसोस की बात है। लोग हमें कहते हैं कि ये ज़मीन नहीं देते हैं, ज़मीन खरीदनी पड़ती है, ज़मीन मुफ्त में नहीं मिलती है, ये ज़मीन किसी के सदके खैरात के लिए नहीं है। आज ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन देते तो हम जनाब अली इसके लिए इसलाह सवाब के तौर पर बनाते। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि इसलाह सवाब जो है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, वरना अगर ये लोगों के हाथ में होता तो पंचायत वाले ये भी लिख देते कि ये उसके खाते में इसलाह सवाब जाना चाहिए। इसके लिए सदका जारिया, ये कहते हैं कि सदका जारिया बनाएं हम। सदका जारिया, पैसा खर्चो मेरे भाइयों, जैसे हमने पैसा खर्चा, हमने स्कूल बनाया, हमने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन ली तो पैसा खर्चा, आप भी खर्चो। तो आज हमें लोग कह रहे हैं कि जनाब हम कल तक कुछ नहीं थे, कल तक तो हम लकड़हारा थे, कल तक तो हम मजदूर थे, पांडी थे, और आज हमें कह रहे हैं कि हम इनको मुलाजिम रखेंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब आप कल तक कुछ नहीं थे, आज आप हमें मुलाजिम रख रहे हो, तो आपके पास ये पैसा कहां से आया? आपके पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई? आप कैसे जुर्त कर सकते हो एक आदमी को कि आप उसको मुलाजिम रख सकते हो? इसका मतलब है आपने कुछ घोटाला किया है, आपके पास है। मैं इन छोटी बातों पे जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं जवाब अपनी गरीब आवाम के लिए देना चाह रहा हूँ। आवाम के लिए इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे। आवाम के लिए हम खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन ना लड़ना, अभी तो 2021 है, अभी 22, 23, 24, 25 न जाने कब इलेक्शन होगा। ये आज ही लोग, हमने 10-10 मिनट वहां स्पीच क्या की पब्लिक दरबार में, तो इनकी नींदें हराम हो गई। ये आज ही लोग बौखलाहट में आ गए, कहते हैं जनाब अली इलेक्शन में आए लोग, आएंगे भैया, आपके कहने से नहीं आएंगे, आएंगे। कौन सी बड़ी बात है कि पब्लिक फैसला करती है? तो आज ही पब्लिक ने फैसला कर रहा है। जब आपने इलेक्शन लड़ा, पब्लिक ने 2001 में भी किया, 2011 में भी किया, 18 में भी किया, और 2024-25 में भी पब्लिक ही फैसला करेगी। ये आपके कहने से नहीं करेगी, पब्लिक फैसला करती आई है, और हर इलेक्शन में पब्लिक फैसला करती है, चाहे वो असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, वो ब्लॉक कौंसिल का हो, या वो ब्लॉक डेवलपमेंट का हो, हर चीज़ में पब्लिक ही होती है। लिहाजा ये बातें कहना कि जनाब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, हम किसी को ऊपर उठाते हैं, हम फूल खिल गए बाकी मुरझा गए, तो यहाँ कौन लोग था जो प्राणों का यहाँ बसनीक था शाहपुरा में? यहाँ तो सारे लोग नए आए हैं, यहाँ सारे ही फूल हैं। अब किस फूल को हम कहेंगे कौन कम है कौन ज़्यादा है? लिहाजा सबको ये कहना कि आप जनाब अली, मैं ये गुजारिश करूँगा कि सियासत आप लोग कीजिए, लेकिन किसी की ज़ात पर ना कीजिए। लिहाजा इस बात से बाज रहना चाहिए लोगों को। आप 1000 बार सियासत कीजिए। पब्लिक दरबार लगा, आज पब्लिक दरबार लगा, हमारी डीडीसी मैडम आई थी, कल पब्लिक दरबार लगेगा, डीसी साहब आएंगे, तो क्या हम वहाँ पर बात नहीं करेंगे? कल कोई और साहब आएंगे तो हमने बात नहीं करनी है, हम इससे ज़्यादा वहाँ पे बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोगों के मसाइल वहाँ उभारेंगे। लेकिन आज हम यही कहते हैं कि लोगों से गुजारिश करते हैं कि मकान वालों के पास मैं खास करके गुजारिश करूँगा, अब शबीर साहब भी इस मसले में आगे बात रखेंगे, तो मैं इनसे ही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी बात आगे रखें। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व आदाब। आज की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये पंचायत हल्का पुरानू के विकास के लिए है, यहाँ की आवाम की डेवलपमेंट के लिए है। किसी की क्रिटिसाइज़, किसी की मुखालफत करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है। बेशक सियासी तौर हम अलग अलग हैं। मैं इस वक्त भी ये कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सेवक हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इनकी पार्टी सियासी जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन हमने ये सोचा कि जब पंचायत की डेवलपमेंट का मसला है, पंचायत के विकास का मसला है,
तो इस पे हमको मिलजुल के लोगों के काम करने चाहिए। सबसे पहले मैं अशरफ साहब ने भी आवास प्लस पे बात की, PMAY पे बात की। PMAY पे मैं ये गुजारिश करूँगा आवाम से कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये श्रीमान ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने लागू की है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है। इससे पहले जो UPA सरकार थी या जो दूसरी सरकारें थी उनके टाइम में इंदिरा विकास योजना थी, जिसके तहत हर पंचायत के लिए एक मकान केस आता था। आज 150 आ रहे हैं। मैं सामीन से ये गुजारिश करूँगा कि ये PMAY जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है ये सिर्फ प्राणू पंचायत में लागू नहीं है, ये हमारे पूरे भारत में लागू है। तो एक पंचायत का सरपंच अगर अपनी पीठ थपथपाए और यह कहे कि मैंने इसको मकान दिया, मैंने आपको मकान दिया, मैंने उसको ये किया, मेरे ख्याल में ये एक सरपंच को शोभा नहीं देता है। सरपंच का काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट प्लान बनाती है, जो गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करती है, उसका सही इस्तेमाल, इसी सही इस्तेमाल के लिए हम भी कोशा हैं। हमने जो देखा, अशरफ साहब ने तो एक क्लियरेंस दे दी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको ये बोलूं कि ये 3 सालों में हमने देखा कुछ गड़बड़ थी। हम नहीं बोलते हैं कि 100% लोग गलत थे, लेकिन 30% लोग आए थे इसमें कि जो उन लोगों के बाद में आने चाहिए थे, पहले उनसे जो गरीब थे वो आने चाहिए थे। एक डिलीशन लिस्ट जो पंचायत की तरफ से जारी की गई है, इनके दस्तखत हैं, इनकी मोहरें हैं, उसमें भी बहुत कुछ जेन्युइन लोगों को काटा गया था। उसके बाद जो 16 की डिलीशन लिस्ट आई उसमें भी बहुत जेन्युइन लोग जो थे, जो एक कमरे वाले थे, जो बेवाएं और मतलब बहुत गरीब उसमें वो और बेचारी वो खवातीन थी, उनको डिलीट किया गया। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस बारे में जिस मकसद के लिए प्रधानमंत्री साहब ने, हमारी पार्टी ने ये स्कीम लागू की है, वो मकसद ग्राउंड पे पूरा होना चाहिए। अगर किसी को मकान मिलता है तो इसका मतलब उसके पास घर नहीं है, तो उसको बनाना चाहिए। अगर वो बनाएगा नहीं, एक ही विंडो लगाकर या एक ही थोड़ा सा बरांडा लगाकर अगर वो पूरा पैसा हाजिम करता है तो वो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये कहते हैं डिपार्टमेंट से कि आपके पास गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉलो की जाए, जो गाइडलाइन के मुताबिक जो ठीक होगा वो ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बात गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक इस वक्त आवाम पंचायत हल्का प्राणू क्या बल्कि दिगर पंचायतों में भी एक मसला बहुत ज़ोर शोर से उभर रहा है कि ये जो रोशनी एक्ट के बारे में है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ये रोशनी एक्ट इंतकाल लोगों के नाम पे हुआ था, इसमें अगर कोई घोटाला है, कोई स्कैम है, जिन लोगों ने वो किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आम एक ज़मींदार को अगर 2-4 कनाल गवर्नमेंट ने ही दिया था, आज अगर उसको खाली हम करवाएं, गवर्नमेंट खाली करवाए, तो ये बहुत एक तशवीशनाक मुझे लगता है। मुझे इस बात का अफसोस है। इस बात में इस पर एक वाज़ह पॉलिसी जारी की जाए। ऐसे कभी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाते हैं, कभी कहीं पे बोर्ड लगाते हैं, कभी कहीं पे जाते हैं, इनको भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात, मैं ये सरपंच साहब से बहुत शिकायत करता हूँ इस बात की। मुझे बहुत अफसोस है सरपंच साहब का कि आपके नायब सरपंच बाग हुसैन साहब डोडा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई यहाँ पे इतना 550 कनाल स्टेट लैंड है। सरपंच साहब खुद इनवाइट करते हैं डिपार्टमेंट को कि प्राणू और शाहपुरा से मुझे एक्वायर करके दे दो। जब वो पब्लिक में आते हैं तो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। तो एक स्टैंड सरपंच साहब वाज़ा करे। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिताल वालों का ले लो, मासरी वालों का मत लो, या मासरी वालों का ले लो, जगड़ोत वालों का मत लो। हम ये बोलते हैं कि पंचायत हल्का प्राणू में जिस भी लोग के, जिन भी अवाम के पास रोशनी एक्ट के तहत इंतकाल हुआ है,
चाहे वो जगड़ोत करेरी का हो, चाहे वो बिताल का हो, शाहपुरा का हो, प्राणू का हो, मासरी का हो, थिड़ू का हो, सेंसरा का हो, हम ये गुजारिश करते हैं कि उनके साथ मत छेड़ो, आप उनकी ज़मीनों को मत छेड़ो, क्योंकि गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई वसाइल है नहीं आमदनी के। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत कम है हमारी पंचायत हल्का पुरानों में। तो पत्तों के लिए, माल मवेशी पालने के लिए अगर 2-2, 4-4 किनाल लोगों के पास है तो उनको ना छेड़ा जाए। मैं डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करूँगा और अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी एज पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ये गुजारिश करूँगा कि उन लोगों के साथ ना छेड़ा जाए। दूसरी बात सर, मैं अर्ज़ करूँगा कि सोशल वेलफेयर यहाँ जब ग्राम सभा ये पब्लिक दरबार हुआ, सोशल वेलफेयर की तरफ से एक थे, मेरे ख्याल में वो तहसील अफसर थे, सरपंच साहब ने तो ये ऐलान कर दिया कि यहाँ सिर्फ चपरासी और वो सुपरवाइज़र आते हैं। वहाँ पेची के जेई साहब भी थे, वहाँ एग्रीकल्चर के एसडीओ साहब भी थे, वहाँ बिजली पावर डिपार्टमेंट के जेई साहब भी थे, सोशल वेलफेयर के तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब भी थे, वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बाहला भी मौजूद थे। तो सबके बारे में ये बोलना कि सुपरवाइज़र आए थे, चपरासी आए थे, मुझे बहुत दुख है इस बात का। और मैं माजरत ख्वाह हूँ कि हमारे उन मुलाजमों को, उन अफसरों को अगर इससे कोई ठेस पहुँची हो तो मैं पंचायत की तरफ से और आवाम की तरफ से उनसे माजरत ख्वाह हूँ, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वही लोग होते हैं जिनके हाथों में पावर होती है, जो काम करते हैं। वहाँ पे पीएचई के जेई साहब ने बहुत अच्छा अपना वो भाषण दिया था और अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट किया था। तो मैं ये बात वाज़ह करूं कि हम उनसे माजरत ख्वाह हैं सब मुलाजमों से। इसके अलावा सर, मैं सोशल वेलफेयर पे थोड़ी सी बात कहूँगा। सोशल वेलफेयर में एक स्कीम है, उसको मेरे ख्याल में समाज स्कीम कहते हैं। बहुत अच्छी स्कीम थी, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी स्कीम थी, उसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो बहुत कम है। उस स्कीम के तहत अगर एक बीपीएल परिवार जो है अपनी बेटी की शादी करता था, उस स्कीम के तहत उस बीपीएल वाले को लड़की की शादी के लिए गवर्नमेंट से 40,000 रुपया, 45,000 रुपया फ्री ऑफ कास्ट मिलना था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब मैं वहाँ गया सोशल वेलफेयर ऑफिस डोडा में, पुरानू पंचायत का नाम ही नहीं है। पुरानू पंचायत का उस स्कीम में किसी एक शख्स का भी नाम नहीं है, जो बहुत एक अच्छी स्कीम थी। उससे हर पार्टी वाले को, हर आदमी को फ़ायदा होना था। तो हमारे सरपंच साहब थपथपा रहे हैं अपनी पीठ के मेरी पंचायत नंबर 1 पे है। अरे ऐसी जैसी स्कीमें अगर हमारी पंचायत में ना आए, सिर्फ वही काम आए जिनकी हम लोग चंद लोग ठेकेदारी करें, पैसा कमाएं, उनको गिनने का क्या फ़ायदा है? तो वो जो पैसा भी अगर आ रहा है तो कौन दे रहा है भाई? वो तो गवर्नमेंट। अब पिछले साल यहाँ कपेक्स का एक प्लान पड़ा जिसका हमें कोई पता ही नहीं होता था। 24 लाख रुपया पुरानू पंचायत के हिस्से में आ रहा है, तो गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं सरपंच साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आपका काम है इन स्कीमों को ज़मीन पे लागू करना। अगर आपने शाहपुरा की रोड बनाई है, मैं तब इस रोड को कामयाब मानूंगा जब एक बजरी की फुल गाड़ी शाहपुरा ऊपर पहुंचे। अगर पुरानू में शाहपुरा रोड में अगर एक गाड़ी वाला तेल की टंकी फुल करेगा और शाहपुरा ऊपर जाते जाते उसको वो तेल टंकी खाली हो जाएगी, तो उस रोड का क्या फ़ायदा है? आप जब सड़क बनाते हो तो किसी टेक्निकल इंजीनियर से मशवरा ले लो, उनसे सर्वे करवा लो, और उनको ट्रेनिंग होती है कि रोड कैसे कामयाब रहती है। आप खुद आते हो और यहाँ वहाँ से निशान दिखाते हो मुझे जेसीबी वाले को कि इधर इधर से बनाओ। ऐसी रोड का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए थी कि इसको PMGSY में लाया जाता, शाहपुरा रोड को, सेंसरा रोड को PMGSY में लाया जाता, R&B में लाया जाता, ताकि उन लोगों की, गरीब लोगों की जो ज़मीनें कट गई उनको उसका कुछ मुआवजा मिलता। गरीब लोग थे, फ़ायदा उठाते। तो मुफ्त में किसी की ज़मीन काटना और फिर ये कहना कि मैं जी ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। दूसरी मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, इसके लिए मैं मैडम
संगीता भगत जी का, जो इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अगर इसको अपनी नोटिस में लिया। हमारे भी एक कार्यकर्ताओं की टीम, जिसमें हमारे नेकराज जी थे, सतीश जी थे, राकेश मासरी थे, मुंशी राम जी थे, हम भी उनके घर गए थे। हमने उनको नोट कराया था कि अस्पताल बनना चाहिए। तो आज अगर इसके लिए 2 करोड़ रुपया आया है तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और जो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर उन्होंने दिया, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन और भी हम उनसे मिलते रहेंगे और पुरानों पंचायत की जो मुश्किलात हैं उन तक लाते रहेंगे। इसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब हैं श्रीमान धरंतर सिंह जी, वो भी इस पुरानों पंचायत पे काफ़ी नज़र रख रहे हैं कि जैसे कि 1-2 केसेस हमारे आए थे वो पैसा वैसा लेने के, तो जब वो उनके पास गए तो उनको इंसाफ मिला। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन लोगों को पैसा अगर वापस मिला तो वो हमारे चेयरमैन साहब की देन है। इसके अलावा मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी सरपंच साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो वायरल की कि हमारी पंचायत में कोई कमीशन नहीं है। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि अब जब आपने बोला है तो इसको ग्राउंड लेवल पे लागू करवाओ। जिसने लाख का काम किया है तो उसको फिर लाख का लाख मिलना चाहिए। अगर उसकी MB लाख बनी है तो फिर अगर उसको 60,000 मिल रहा है, 65,000 मिल रहा है, तो वो 35-40,000 वो कहाँ जा रहा है? अगर कोई ले ही नहीं रहा है तो फिर आपको इस पे आपको एक्शन करना चाहिए। पुरानों पंचायत इसमें आगे आनी चाहिए। अगर ऐसी बातें नहीं होंगी, खाली आपकी ज़बानी जो है, तो वो लोगों को पता है। फिर इस पंचायत में मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा, बहुत से लोगों ने काम किए हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने मटेरियल वगैरह वो जो है खुद लिया है। मैंने खुद एक काम किया है, जो एक रास्ता था उसका नाम है शेखपुरा टू ग्रेवयार्ड। 2 फेसेस में उसका वो मुकम्मल हुआ। तो दूसरे फेज में जो उसका काम था वो 2 लाख का था। ये 18-19 के प्लान की बात है। उन 2 लाख में मुझे खुद 1,20,000 मिला है। तो अगर कमीशन नहीं है तो मेरे ख्याल में मुझे वो 80,000 फिर मिलना चाहिए मुझे। मैं भी तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं भी एक BPL से ताल्लुक़ रखता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। फिर क्या हुआ अगर आवाम के मसाइल हम उठाएंगे, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। सियासत तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। लोगों की डेवलपमेंट की बात कोई भी कर सकता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरी तरह से जो बाकी लोगों के भी हैं, हमारे मौलवी साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने भी एक ड्रेन का काम किया है, उनको भी 2 लाख अमाउंट था, उनको भी एक BC मिला है, 80 उनका भी बकाया है। ऐसे बहुत हैं, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो डर रहे हैं कि पता नहीं पंचायत हमारा डांगा काट देगी, हमारा घर काट देगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि पंचायत पुरानों के विकास के लिए हम लोग सब आप आवाम के साथ हैं। जहाँ भी कोई डेवलपमेंट का मसला है, कोई मसला है, जहाँ भी आपको अगर कोई आपसे कोई नाजायज़ पैसा खा रहा है, जैसे आप कुछ लोग आए उनको इंसाफ मिला, और भी बहुत से लोग अगर कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। हम फ्री ऑफ कास्ट आज तक भी लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। एक छोटी सी गुजारिश यह है कि जब 2001 की पंचायत के बारे में ये बोल रहे हैं, फुंगोता नाईडांगरी से जगड़ोत तक एक पंचायत थी और 50,000 फंड्स आती थी। उस 50,000 में फुंगोता से नाईडांगरी से लेकर जगड़ोत तक लोगों के काम करने होते थे। लेकिन मैं आज भी बोलूं, मैं एक मासरी की मिसाल दे दूंगा। मेरी निगरानी में वहाँ एक गुजर बस्ती में टैंकी बनी, एक मासरी स्कूल में बनी। आज भी वहाँ से लोग पानी पी रहे हैं। 18 साल के बाद भी टैंकियाँ मौजूद हैं, उनकी लीकेज नहीं है। यहाँ टावर मेला है, वहाँ भी एक टैंकी हमने 10-10 हज़ार उनका अमाउंट होता था, 10-10 हज़ार में वो टैंकियाँ बनवाई गई थी। लेकिन आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ अब मैं गिनने में बैठूंगा कितने ऐसे काम हुए जो एक साल होते हैं दूसरे साल ख़त्म हो जाते हैं। मैंने जो काम किया, जिसका मैंने जिक्र किया आपको एक रास्ते का, मेरी गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट से, मेरी गुजारिश रहेगी
किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी से, वो आज आए, वो काम चेक करे। अगर वो उसी हालत में 3 साल 4 साल के बाद नहीं होगा, मैं चौराहे पे अपने आप को फांसी दे दूंगा। आज भी उसका कोई एक पत्थर नहीं खिसका है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मुझे 1-20 मटेरियल मैंने खुद लाया, पत्थर मैंने खुद सप्लाई की, तो सरपंच साहब बोल रहे हैं कि नहीं जी यहाँ कोई कमीशन नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा अगर डीसी साहब आए, हमारी मैडम संगीता रानी जी आए, हमारे चेयरमैन साहब आए, देखें उस रास्ते को। 6.5 फुट रास्ता मैंने अपनी ज़मीन काट कर बनाया है। तो इस चीज़ को कहते हैं काम करना। अगर 20 साल के बाद भी गुजर बस्ती में टैंकी काबिल इस्तेमाल है, मासरी में टैंकी काबिल इस्तेमाल है, तो वो काम है। इसके अलावा मैं यहाँ पे चंद बातें जो परसों कही गई, एक मेंबर साहब ने, ये वो बुज़ुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, वार्ड मेंबर प्राणु, उन्होंने ये कहा कि ये अवाम से रिजेक्टेड एक गैंग है। उनको पता शायद नहीं है मेरे ख्याल में कि यहाँ 1150 वोट पोल हुआ था। अगर वही उनकी ही बात हम सच माने, 1150 वोटों में से सिर्फ 450 फारूक साहब जरगर को मिला था। वो 850 वोट जो बाकी बचा था वो तो किसी ने लिया था ना। उसमें क्या अशरफ साहब का 350 वोट नहीं था? उसमें क्या मेरा 250 वोट नहीं था? तो वो बोल रहे हैं कि ये अवाम से रिजेक्टेड एक गैंग है। उनको मैं ये बहुत गिले के साथ बात कहूँगा कि जब प्राणु वार्ड की अवाम ने, वार्ड नंबर 1 प्राणु के अवाम ने जब आपको अदालती मेंबर के लिए रिजेक्ट कर दिया था, जब 2000 में पंचायत बनी थी, वहाँ एक रूल आया था कि अदालती पैनल आप दोगे। वो नॉमिनेशन मेंबरों ने देनी थी। हर मेंबर ने एक मेंबर को, अदालती मेंबर को नामजद करना था। तो प्राणु वार्ड से उनका नाम किसी ने नहीं दिया, मैंने अपने मासरी वार्ड से उनका नाम दिया। 2001 तो अवाम से रिजेक्टेड वो है कि हम हैं। अब अगर 70 सालों के बाद अगर 12 वोटों से उन्होंने इलेक्शन जीता, तो मेरे ख्याल में उनको भी इतनी अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए। अवाम है। अगर 132 उन्होंने लिया तो 122 उनके खिलाफ भी गया है। वो लोग भी हक रखते हैं। अगर उन लोगों ने बोला कि आपने एक टॉयलेट बनाया, ठीक है, हम कहाँ उसके खिलाफ हैं। भाई टॉयलेट बना तो अच्छी बात है, लेकिन एक जो बना हुआ था जिस पे 2016-17 में 50-60 हज़ार रुपया खर्च हुआ था, उसको क्यों तोड़ना था? उसको, वो तो अलग जगह था, वो तो नाले के पार बना था। दूसरा जो बना वो नाले के दूसरी साइड बना। तो 2 अगर रहते तो वो डेवलपमेंट नहीं थी क्या? एक तोड़ के एक बनाना वही डेवलपमेंट है। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि जैसे एक टैंकी थिड़ू में उखाड़ी गई थी, एफआईआर लग रही थी उस आदमी पे, फिर उसने रात दिन करके काम करके उस टैंकी को दोबारा बनाया। इतना डिपार्टमेंट उस वक्त हरकत में आया था कि वो जो डैमेज हुई उनके खिलाफ, वो उसके खिलाफ एफआईआर लग रही थी। तो ऐसा ही यहाँ भी क्यों नहीं होता है? फिर डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए और जो वो डैमेज, वो जो तोड़ा गया है बाथरूम, उसको दोबारा बनवाए डिपार्टमेंट, ताकि एक में अगर ज़्यादा रश हो तो कुछ आदमी उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात मेरे ख्याल में ख़त्म करूँगा। आवास प्लस में मैं यही बोलूँगा, फिर एक बात दोहराऊँगा कि जो जनवन है, जो गाइडलाइन बोल रही है, गाइडलाइन फॉलो की जाए। डिपार्टमेंट को, मुलाजमों को ज़्यादा पता होता है इस चीज़ का, तो गाइडलाइन के मुताबिक जो डिज़र्व करता है उनको दिया जाए। सरपंच साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, वार्ड नंबर 1 जो है प्राणु, वार्ड नंबर 1 के मेंबर के बारे में सरपंच साहब ने ये कहा कि ये MA उर्दू हैं। चलो अच्छी बात है। तो मैं सरपंच साहब से ये गुजारिश करता कि भाई अगर ये MA उर्दू थे तो इनको नायब सरपंच क्यों नहीं बनाया आपने? पढ़ा लिखा आदमी, फिर नायब सरपंच होना चाहिए था। वहाँ से आप इनको, एक साइड से इनको आप बोलते हो ये MA उर्दू थे, दूसरी साइड से आप नायब सरपंच किसी दूसरे को बनाते हो। वार्ड नंबर 4 के मेंबर साहब ने, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं आज किसी को मुलाजिम रख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में
उस आदमी के बारे में बोला गया जो 5 साल सरपंच रहा। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि वो 5 साल जो सरपंच रहा, मेरे ख्याल में फिर वो खुद जाहिर कर रहे हैं कि वो एक ईमानदार सरपंच था, कि आज वो किसी के पास अगर नौकर रह सकता है तो 5 साल दौर जो उसका था वो फिर ईमानदारी का ही दौर था। और वो 3 साल के बाद ये कह रहे हैं कि आज मैं उसको अपने पास मुलाजिम रखूँगा। तो मेरे ख्याल में आपका 3 साल दौर जो है फिर तगड़ी कमाई वाला दौर है। अगर एक मेंबर इतनी कमाई करता है 3 सालों में, तो फिर एक सरपंच ने कितनी की होगी? ये जनता के पास सवाल है हमारा, वो इस पे सोचे। अगर उन्होंने ये बात खुद बोली कि मैं पहले मछली पकड़ता था, मैं लकड़ी का बाहरा उठा कर डोडा पहुंचाता था, मैं मूली लगाता था, तो इसका मतलब फिर वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 3 साल के बाद मैं इतना अमीर हो गया, एक आदमी को नौकर रख सकता हूँ, मुलाजिम रख सकता हूँ। तो प्राणों के वार्ड मेंबर साहब से मैं इतना ही कहूँगा कि आप MA उर्दू होकर भी नायब सरपंच नहीं बने। पंचायत ने आपको रिजेक्ट किया है, हमें रिजेक्ट नहीं किया है। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम राकेश कुमार साहब से, ये भी एक्स सरपंच रहे हैं, कि ये अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया शबीर साहब। मैं शुक्र अदा करता हूँ शबीर साहब का। इन्होंने अपनी कुछ चंद बातें रखी यहाँ पे और बहुत अच्छी बातें की। हमारे अशरफ साहब ने भी जो बातें रखी बहुत अच्छी रखी। मैं चंद बातें अपनी भी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें मुझ पे कुछ इल्ज़ाम लगे हैं कि हाँ जी राकेश जी के टाइम में, राकेश जी ने खुद बोला कि हाँ जी मेरे टाइम में 20% कमीशन ब्लॉक लेता था। तो मैं डंके की चोट भी ये बात कहता हूँ, जब 23 तारीख को प्राणों में एक पब्लिक दरबार लगा जिसमें हमारी DDC की वाइस चेयरपर्सन संगीता भगत जी आई थी, वहाँ पे BDO बाला साहब भी वहाँ पे थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ महकमा जात के अफसर साहबान भी थे। तो मैंने वहाँ पे जो 2-3 बातें बोली वो पूरी आवाम ने सुनी। मैंने डंके चोट पे वहाँ पे कहा कि ब्लॉक वाले 20% कमीशन लेते हैं, अगर हम उनको 20% कमीशन नहीं देंगे तो वो उनके जो जेई साहब हैं या कोई भी उनका कोई मुलाजिम है वो बिल नहीं बनाएंगे, वो लोगों को पैसे नहीं देंगे, फिर वो बिल कम बनाएंगे। लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अगर जब तक हम दफ्तर को कमीशन नहीं देंगे तब तक वो हमारा बिल नहीं बनाते हैं। तो उसके तीसरे दिन हमारे सरपंच साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हाँ जी अगर राकेश के टाइम में 20% कमीशन जाती थी तो मैं भी करप्ट था, मुझ पर इल्ज़ाम लगा मैं भी करप्ट था। वो लोगों को पता है, प्राणों पंचायत की आवाम को पता है मैं करप्ट था नहीं था, वो उनको पता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने परसों ये बात बोली कि मेरे टाइम में कोई कमीशन नहीं जाती, ना कोई पंचायत कमीशन लेती है ना कोई दफ्तर में कमीशन जाती है। अभी इधर मेरे एक छोटे भाई ने ये बात बोली कि मैंने 2019 में एक प्रोटेक्शन वर्क का काम किया था अपने घर के सामने, जिसमें उसने ये चीज़ भी बोली कि मैंने खुद उसमें मटेरियल भी खुद डाला, काम भी मैंने खुद किया। मेरे छोटे भाई का जॉब कार्ड था वो उसमें लगा था, उसने काम किया, हमने अपने जो हम जॉब होल्डर थे हमने खुद काम किया, मटेरियल भी खुद डाला। और मैं JRS के पास भी गया, उसके पास भी मैंने रोना रोया कि मुझे 60,000 मिला लाख में से, मेरा 40,000 कहाँ गया गरीब का। उस मेरे भाई ने ये भी बोला कि मैं सरपंच साहब के पास भी गया, मैंने उनके पास भी रोना रोया और सरपंच साहब ने ये उस टाइम उनको बोला था कि नहीं भाई दफ्तर में कमीशन जाती है, देनी पड़ती है। और आज सरपंच साहब ये बोल रहे हैं कि दफ्तर में एक पैसा भी कमीशन नहीं जाती है। मैं सरपंच साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर दफ्तर एक पैसा भी कमीशन नहीं जाती है तो फिर उस गरीब का वो 40,000 कहाँ गया, उस गरीब का वो 40,000 कहाँ पे गया। एक उस मेरे भाई की बात नहीं है, लोग मजबूर हैं। मैंने परसों भी
दरबार में ये बोला था कि लोग मजबूर हैं, लोग डर रहे हैं आगे आने के लिए, उनकी मजबूरी है। अगर वो आगे आएंगे, जिन लोगों ने काम किए हैं, किसी को 55,000 मिला लाख में से, किसी को 50,000 मिला है, वो बाकी पैसा गया कहाँ? अगर दफ्तर में नहीं गया, पंचायत ने नहीं लिया, तो इसको ज़मीर खा गई, आसमान निकल गया। बड़ी अफसोस की बात है कि ये लोग कमीशनें भी खाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलें क्या कि एक पैसा भी दफ्तर में नहीं जाता। मेरे भाई सरपंच साहब, आप बोलो पैसा गया कहाँ? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परसों जो वहाँ पे 14 FC के तहत एक बाथरूम जो बना, जिस पे दरबार में थोड़ी शोर भी हो गई, हम ये नहीं कहते कि वो बाथरूम क्यों बना, अच्छी बात है, बनना चाहिए था, हमारी पंचायत की डेवलपमेंट है, अगर बना तो अच्छी बात है। मगर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे टाइम में 2014-15 में 14 FC से 50,000 रुपये का उसके ऑपोजिट वार साइड में एक बाथरूम बना था, जिसको पंचायत ने तोड़ा। मैं मीडिया के माध्यम से वीडियो भाला को, एसडी साहब डोडा को, डीसी साहब डोडा को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उस पर इंक्वायरी हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई एसेट बना है, पंचायत के पास कौन सी पावर है कि वो गवर्नमेंट का कोई एसेट तोड़े। अगर पंचायत ने कोई रेजोल्यूशन दिया है, वीडियो भाला को दिया है, एसी डोडा को दिया है, तो वो रेजोल्यूशन हमें दिखाए कि उनको किसने पावर दी। मेरी डीसी साहब डोडा से ये रिक्वेस्ट है, एसी डोडा साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, वीडियो भाला साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो फौरन एक हफ्ते के अंदर इस चीज़ पे एक्शन ले। उसका जो मटेरियल था, उसके ऊपर 500 लीटर की टैंकी थी, वो कहाँ गई? उसकी ईंटें तोड़ के निकाल के वो कहाँ रखी हैं? उसका दरवाज़ा कहाँ रखा है? हम ये चाहते हैं कि वो एसेट दोबारा बने। अगर वीडियो वाला ने और इस पे एक्शन नहीं किया तो हमें मजबूर होके कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तीसरी बात, PMAY की मैं बात करता हूँ। जब दरबार प्राणों में लगा, मैंने PMAY के बारे में कभी ये नहीं बोला कि फलाना आदमी को आप क्या रखो और फलाना आदमी को काटो। ना अशरफ साहब ने ये बात कही, ना शबीर साहब ने ये बात कही। दूसरे तीसरे दिन हमारे सरपंच साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वहाँ पे ये लोगों को बोलते हैं कि जो ये केस जो कट रहे हैं अभी, या जो एफिडेविट आपसे मांग रहे हैं वीडियो बाला, ये इनके वजह से। भाई हमने तो ये बात ही नहीं बोली है वहाँ पे। हम तो ये बोलते हैं गरीब को मिले, गरीब को घर का केस मिले। मगर अफसोस की बात यह है कि पंचायत खुद एक इजलास बुलाती है, इजलास में एक रेजोल्यूशन डालती है जिसमें 7 पंचों के उस पर स्टैंपें हैं, एक सरपंच साहब की स्टैंप लगी है जिसमें ये वो लिखते हैं कि हमने फलां 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 आदमी को PMAY के तहत जो आए तो उनको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट वो करें, घरों के केस वो काटें, रेजोल्यूशन वो डालें, वो इल्ज़ाम हम पे लगाएं। 16 आदमी जो कटे, उसके बाद जो 16 आदमी जो कटे, जिसमें सरपंच साहब ने अपने घर में एक इजलास बुलाया था। मैं ये मीडिया के माध्यम से ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो एक ग्राम सभा सरपंच साहब ने की है, जिसमें कार्रवाई में उन्होंने ये लिखा है कि हम 26 आदमी को डिलीट कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये लिस्ट है जिसमें बहुत से आदमी हैं। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा आपको। जिसमें फरीद अहमद सन ऑफ मोहम्मद हुसैन परानू, नियाज अहमद सन ऑफ गुलाम नबी मुगल, शबीर अहमद सन ऑफ महमूद हुसैन, महमूद हुसैन सन ऑफ अब्दुल रहमान रहीम, मोहम्मद अयूब सन ऑफ अब्दुल गनी, दीन मोहम्मद सन ऑफ फलाना। मतलब ये 26 लोगों की लिस्ट है।
गुलाम मोहम्मद सन ऑफ जुमा शेख, नियाज अहमद सन ऑफ नज़ीर अहमद, ये 20 केस हैं, जिसमें 4 केस जो हैं जहाँ पे वो रूरल हट बना है, जिनकी ज़मीन कटी, उनको भी तो 1-2 केस मिलना चाहिए था। उस घर के 4 केस काट दिए। ये इनकी डिलीशन लिस्ट हमारे पास पड़ी है और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। ये लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग, जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता बड़ी समझदार है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर PMOY के तहत अगर मुज़म्मिल हुसैन को केस मिल सकता है तो शाइना बानो को भी मिलना चाहिए। अगर मुज़म्मिल हुसैन को PMOY के तहत अगर केस मिलता है तो इश्तियाक अहमद वालिद अब्दुल-रशीद को भी मिलना चाहिए। अगर PMOY के तहत अगर मुज़म्मिल हुसैन को केस मिलता है तो शबीर अहमद को भी मिलना चाहिए। PMOY के तहत अगर मुज़म्मिल को केस मिलता है तो फिर जियालाल को भी मिलना चाहिए। PMOY के तहत अगर मुज़म्मिल को केस मिलता है, ऋषि कुमार जो इधर ऊपर नाले में रहता है वालिद गौरीनाथ, उसको भी मिलना चाहिए। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम पिक एंड चूज करते हैं, पिक और चूज ये लोग करें, डिलीट ये लोगों को करें, वो इल्ज़ाम हम पे लगाएं। इसलिए मैंने मीडिया के माध्यम से वो लिस्ट दिखाई। उसके बाद जो 16 लोग इन लोगों ने काटे, जिनके लिए हमने बहुत रोया, जिसमें शाइना बानो थी, मतलब बहुत मोस्ट डिजर्विंग जो लोग थे, उसके लिए सरपंच साहब ने एक इजलास बुलाया अपने घर में, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी भी थे, सरपंच साहब थे, उनके मेंबर पंचायत भी थे, हम लोग भी वहाँ पे थे। वहाँ पे एक ड्रामा इन्होंने चलाया सरपंच साहब ने कि प्रायोरिटी दो भाई, प्रायोरिटी पे। हमने बोला प्रायोरिटी की बात ही नहीं है। आप जो ये 16 लोग आपने लिस्ट से बाहर किए हैं, जो मोस्ट डिजर्विंग है, जो इस चीज़ के मुस्तहक हैं, है ना, उनको इसमें लाओ। मगर उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी। आज वो कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हम 4 लोग इन लोगों के पीछे पड़े हैं। भाई हम तो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे टाइम में, अगर मेरे टाइम में PMOY के तहत जो केस आता था, तब IAY उसको बोलते थे, एक पैसा भी किसी ने जरूरत नहीं की खाने की, एक पैसा भी। उसमें जावेद इकबाल सन ऑफ यूसुफ शाह परानू है, राकेश कुमार सन ऑफ शंकर लाल परानू है, अपना मुकेश कुमार सन ऑफ गोरीलाल मासरी है। ये 10-12 केस हैं। उन लोगों से आप पूछे कि आपसे एक पैसा भी किसी ने खाया? बड़े अफसोस की बात है कि आज एक GRS मोहम्मद उसके घर में जाता है और उसको बोलता कि भाई आपको 30,000 देना पड़ेगा, और मोहम्मद यूसुफ गुजर सरपंच साहब के घर में जाता है और सरपंच साहब को ये बात बोलता है कि मुझसे GRS ने पैसे मांग रहा है, सरपंच साहब मैं गरीब आदमी में कहाँ से दूँ? तो वहाँ से सरपंच साहब की ये वार्डिंग है कि भाई आपको दफ्तर में पैसा देना पड़ेगा। वो रिटर्न में मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है, मैंने उसकी फोटो स्टेट अपने पास रखी, जिसमें उसने यूसुफ ने रिटर्न में वीडियो बाला को एड्रेस की थी। वो तो सरपंच साहब के मुंह की ये वार्डिंग है यूसुफ को कि भाई अगर आप दफ्तर में खर्चा दोगे तो आपकी किस्तें बंद हो जाएंगी। उस गरीब ने कहाँ से पैसा उधार लिया, किसी से सूद पे पैसा लिया, वहाँ दफ्तर में दिया, क्योंकि वो मजबूर था। उसको थ्रेट मिली थी कि अगर आप नहीं दोगे तो आपकी जो है किस्तें बंद रहेंगी। जब उसकी पूरी किस्तें उसको मिल गई, उसके बाद उसने वीडियो वालों को ये एड्रेस किया कि मुझसे 27,500 रुपया इन लोगों ने खाया है। जब एप्लीकेशन परानू उसने मुझे दिखाई, मैंने उसको रोका कि मैं पंचायत से बात करता हूँ। मैंने सरपंच साहब को, मेंबरों को बोला भाई इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर पंचायत पे लग रहा है, एक आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है कि सरपंच साहब ने और GRS ने मुझसे 27,500 रुपये खाया। मैंने उसकी एप्लीकेशन रोक के रखी। इन लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप इससे बात करो। कोई बात करने आगे नहीं आया। वजह क्या थी, क्यों नहीं आया आगे? इसका मतलब ये करप्ट थे, इन्होंने उस गुजर से पैसा खाया था। जब गुजर फिर उनके पास गया, GRS ने और सरपंच साहब ने उसको 12 फुट का रास्ता दिखाया कि भाई तुझे 12 फुट का रास्ता लगा है, हमने तेरे से कोई पैसे नहीं लिए, तो झूठ बोल रहा है। भाई अगर आप इतने सच्चे थे, आपने इजलास बुलाना था, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता। जब ऊपर से प्रेशराइज हो गई तो फिर
बीडीओ दफ्तर बाला में इन लोगों ने पैसे उस मोहम्मद यूसुफ गुजर को क्यों दिए? फिर अगर उन्होंने नहीं खाए थे, पैसे नहीं लिए थे, फिर उसको वापस क्यों दिए? कहने का मतलब ये है कि करप्शन भी ये लोग करें और इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाएं। मैं सरपंच साहब से पूछना चाहता हूं कि जो कौ शेड वहाँ पे बना वो सरपंच साहब का हक नहीं था, जिस पे उनने वो लिखा कि कौ शेड बाई नेम अपने बेटे जिसका नाम मुजम्मिल हुसैन है उसके नाम किया, और आज आवास प्लस में भी उसके नाम पे घर का केस रखा है। बड़ी अफसोस की बात है। लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए सोचे, लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए सोचे, लीडर ऐसा नहीं होता जो अपने घर के लिए सोचे। उस गौ शेड का हकदार कौन था? कोई गुज्जर होता। जैसे हमारे अशरफ साहब ने ये बात बोली कि अगर वो नियाज अहमद वल्दे महबूब शाह को मिलता जिसके 2 साल पहले 4 घोड़े मर गए, 2 जर्सी गायें मर गई, वजह क्या थी? उसके पास उनके लिए शेल्टर नहीं था, शेल्टर नहीं था। उसने ऐसे टीन के 4 फटे लगाए थे, सर्दी का मौसम था, वो ठंड से मर गए। अगर वो कोई शेड उस गरीब को मिलता तो उसका भला होता। मेरे सरपंच साहब कहते हैं जी ये करप्टे में बड़ा दूध का धुला हूं। गौ शेड के बाद वहाँ पे वो एक कोई टीम आए डोडा से, वो देखे कि सरपंच साहब के आगे पीछे कितने काम हुए। कम से कम 30-35 लाख रुपये उन्होंने 3 साल में अपने घर के चारद्वारी में लगाया। मैं वसूल के साथ और फख्र के साथ ये कहता हूँ कि कोई भी पंचायत का कोई आदमी बोले जब मैं सरपंच था मैंने 50,000 का भी कोई डंगा अपने घर में दिया हो, तो बड़े अफसोस की बात है। खाएं ये, मज़े करें ये, और इल्ज़ाम हम लोगों पे। मैं इस साल की बात करता हूँ, 2021 की बात करता हूँ। हमारे परानो वार्ड नंबर 1 में 6-7 काम उठे, जिसमें 4-5 काम खुद सरपंच साहब कर रहे हैं, जिसमें मैं कामों के नाम भी बोलूँगा। एक प्रोटेक्शन वर्क नियर औसाफ, अपना बाई नेम उस लड़के का नाम मैं बोल गया, फ्याज अहमद के उधर है, वो काम भी खुद किया। नाला बाइडिंग तालब हुसैन फौजी के उधर आई, वो काम भी सरपंच साहब ने खुद किया। लैंड लेनिंग नियर लैंड ऑफ फारूक पेची, उसके घर उधर आई, उसकी ज़मीन में आई, वो भी उन्होंने खुद की। ग्रेवयार्ड प्रोटेक्शन वर्क निज़र अहमद गोई नाली, उसकी ज़मीन आई, वो काम भी उन्होंने खुद किया। और आज हमें कहते हैं क्या? आप चोर हो, आप करप्ट हो। ये बड़े दूध के धुले हैं। मैं बीडीओ बाला से ये रिक्वेस्ट करूंगा और जेई बाला से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो काम 2020-21 में हुए हैं, जो एक्चुअल उसका बिल बनेगा वो बनना चाहिए। अगर बिल एक्चुअल के बदले अगर ज़्यादा बना, फिर अगर कल कुछ एक्शन हो गया तो वो हमें नहीं भूलें क्या कि अवाम ने एक्शन किया। अवाम बड़ी सियानी हो गई। आप ये लोग ठेकेदार बने। हमने फारूक साहब को पुरानो पंचायत का सरपंच बनाया था, ना कि ठेकेदार बनाया था। रूल हट बना 30-32 लाख का, वहाँ पे ठेकेदारी इनने की। प्ले ग्राउंड गुजर बस्ती कुआड़ी में बना, उसकी ठेकेदारी इन्होंने की। ऊपर भी जो काम आते हैं, ये दोनों बाप बेटे जनाब ठेकेदार बने हुए हैं और हमें कहते हैं कि ये चोर हैं। अवाम बड़ी सियानी है, अवाम वो समझती है। एक वो गाना है रोटी फिल्म का कि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पहचानती है। आज पब्लिक बड़ी सियानी हो गई है। जाते जाते मैं आपको एक शायर कहूँगा, कहता अपनों ने हमको लूटा गैरों में कहाँ दम था। अपनों ने हमको लूटा गैरों में कहाँ दम था। उस गरीब की कश्ती वहाँ पे डूबी जहाँ पे पानी कम था। थैंक यू वेरी मच।